वक्फ बोर्ड का मामला अभी संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया है, लेकिन राजनीतिक दल बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो सूची जारी कर दें क्या? वक्फ बोर्ड जो अल्लाह को दी गई संपत्ति थी, जिस पर काम किया जाना था, उस पर महागठबंधन के नेतागण सार्वजनिक कर देंगे तो चेहरा बेनकाब हो जाएगा। किन किन लोगों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा करके मार्केट बनाया, आलीशान मॉल बनाया, फ्लैट बनाया, सबका सूची उपलब्ध है। कब्रिस्तान, दरगाह और ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर जिस ढंग का इन लोगों ने व्यवहार किया है 15 वर्षों के शासनकाल में, वो उसने शर्मसार किया है। और दूसरी ओर माननीय नीतीश कुमार जी ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर 100 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन करके मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया, मार्केट बनाया, वहाँ पर हॉस्टल बना, मैरिज हॉल बना, तो मानक तो स्थापित कर दिया। आप कब्जा करते थे, हम भवन बना रहे हैं, आप प्रवचन दे रहे हैं कि हम वक्फ की संपत्ति की चिंता करते हैं, तो कम से कम वैसे लोगों को तो बेनकाब करिए, दल से बाहर करिए जिन लोगों ने वक्फ की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करके और इनमें न्यायपालिका का मयाफ्ता हस्तक्षेप हुआ है। तो इस पर तो जुबान नहीं खुलता है, नहीं तो हिम्मत है तो जारी करे कांग्रेस से लेकर के महागठबंधन के घटक दल कि कौन कौन लोग गुनाहगार हैं जिन लोगों ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया, इसमें न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा है। बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी ये राजनीतिक टिप्पणी ऐसे दुष्कर्म के सवाल पर जिसने समाज को झकझोर दिया, देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति को अपनी टिप्पणी करनी पड़ी, और आप राजनीतिक टिप्पणी से बाज नहीं आ रहे हैं। अरे मूल विषय यह है कि जो दुष्कर्म का आरोपी है उसे मुकम्मल सजा जल्द से जल्द मिले, और बिहार इसमें मानक स्थापित किया है। ऐसे मामले में अररिया में घटना हुई थी, चंद घंटे के अंदर पूरी न्यायिक प्रक्रिया पूरी करके उसको आजीवन कारावास की सजा मिली। तो वो काम करना चाहिए। आप राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं कि बिहार जला देंगे। अरे बिहार को कौन जला देगा? बिहार में कानून का राज कायम है और बिहार में सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द कायम है। यहाँ के लोग रामनवमी भी बेहतर तरीके से मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, कोई भेदभाव नहीं। गड़बड़ करिएगा लाल घर पहुँचा देंगे। किस दल से जुड़े हैं, किस संगठन से जुड़े, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप राजनीतिक और अब बिहार के बारे में, असम के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या टिप्पणी कर रही हैं आप? पश्चिम बंगाल को बचाना आपकी राजनीतिक जिम्मेवारी है। वहाँ के लोग अगर मानसिक रूप से परेशान हैं, अगर बेटी के साथ गलत हुआ है, तो स्वाभाविक है चिंता आपको इसकी करनी चाहिए। तो आप राजनीतिक चिंता कर रहे हैं, रैलियाँ, प्रदर्शन, ये क्या मतलब इसका है? इसका मतलब कि आपको शासन तंत्र पर आपकी पकड़ खत्म हो गई है, आप केवल वोट तंत्र में दिमाग लगा कर रखते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी का यूनिक सेलिंग पॉइंट है कानून का राज, यूएसपी। कोई अब इसमें जनता समझौता नहीं करने वाली है, और यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम निकाल लीजिए तो महिलाओं का वोट सबसे ज़्यादा जनता दलियों को मिला। इसका मतलब बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, तो उसका तो राजनीतिक नतीजा। और बिहार जैसे राज्य में अब यहाँ के लोगों का टेस्ट है खेल अकादमी बनना, पुलिस भवन ने अकादमी बनना। बताइए तो पुलिस मुख्यालय पर हेलीकॉप्टर उतरने का प्रावधान कोई सोचता था? 5000 बेड का पीएमसीएच हॉस्पिटल बन रहा। जब स्वास्थ्य सेवाएं निजी क्षेत्रों को जा रही हैं, तो राज्य सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया, तो इसके इतने सुंदर नतीजे आ रहे हैं कि लोगों का टेस्ट बदल गया। अब टेस्ट वह नहीं है, बदहजमी के शिकार हो जाइएगा। 1 सितंबर 2024 दिन रविवार को 11 बजे से पूरे बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय जनता दल ने 1 दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया है। पटना के धरना कार्यक्रम में आदरणीय तेजस्वी यादव जी स्वयं सम्मिलित होंगे।
जो जाति गणना देश भर में कराना है, उसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल कृत संकल्पित है कि देश भर में जाति गणना हो। यह हमारा कमिटमेंट है। जो 65% आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी 17 महीना में तेजस्वी जी के नेतृत्व में, वो शेड्यूल 9 में अभी तक नहीं डाला गया। कैबिनेट डिसीजन होने के बावजूद भेजा गया केंद्र सरकार को। नीतीश जी, भारतीय जनता पार्टी दोनों सत्ता में है, शेड्यूल 9 में नहीं डाला गया। आरक्षण विरोधी है, जाति गणना कराना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा कि नहीं, लेकिन देश भर में जाति गणना हो, यह हमारा कमिटमेंट है। और तेजस्वी जी ने प्रण लिया है कि देश भर में जाति गणना को कराना है और जो आरक्षण की सीमा 65% बढ़ी है उसको शेड्यूल 9 में डालना है। इसको लेकर करके प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय जनता दल का 1 सितंबर 2024 को 11 बजे से धरना का कार्यक्रम शुरू की गई है। और उस कार्यक्रम में बिहार के तमाम लोग शामिल होकर करके जाति गणना को कराने के लिए अपने संघर्ष को तेज करेंगे। और 65% आरक्षण जो हमारा बढ़ा है बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में, इसको शेड्यूल 9 में डालने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का ये कमिटमेंट इसको हर हाल में शेड्यूल 9 में डाला जाए। अरे इसलिए हमलावर हैं कि वो समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा हम ही लोग हैं दलित के पैरवीकार, और दलितों में मैसेज देना चाहते हैं। नीतीश कुमार के रहते ना आरक्षण में कहीं कटौती हो सकती है, और ना अगर आज राहुल गांधी कहते हैं जातीय गणना के लिए कि हम जातीय गणना होना चाहिए, तो तो नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में थे और बंबई में बैठक हो रही थी। नीतीश कुमार ने एजेंडे में जातीय गणना को शामिल करने का आग्रह किया तो कोई नहीं बोला। ममता बनर्जी ने विरोध किया लेकिन किसी ने पक्ष में नहीं बोला। पहली बात तो ये हटने का नीतीश कुमार का ये जातीय गणना बड़ा कारण था कि ये लोग आने वाले समय में भी जातीय गणना, और आज जातीय गणना पर बोल रहे हैं तो जो इनके राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो, कर्नाटक हो, वहां क्यों नहीं जातीय गणना करा रहे हैं? कौन रोका है इनको? जैसे नीतीश कुमार ने अपने राज्य में अपने संसाधन से जातीय गणना कराया और अति पिछड़ों के, महादलित को, दलितों को आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। एक राजनीतिक निर्णय लिया ना नीतीश कुमार ने, ठीक है, न्यायालय ने उसको रोका है, उस पर बहस होगी, उस पर लड़ाई होगी, तो कम से कम एक समाज के साथ नीतीश कुमार मजबूती से खड़े हैं ना कि 70 साल की आजादी के बाद भी जिनका आरक्षण बढ़ना चाहिए था पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बढ़ा, जातीय गणना कराकर उन्होंने आरक्षण बढ़ाया। तो कौन मना किया है आपको कर्नाटक और हिमाचल में रोकने के लिए? काहे नहीं आप करा रहे हैं? वहां पर कथनी और करनी में फर्क है, क्योंकि आप बोल तो रहे हैं लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं। के मुद्दे पे ममता कह रही है कि बिहार में बिहार को भी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यहाँ नीतीश कुमार हैं, किसी के लगने से कुछ नहीं लगता है। इतना लोग 18 साल से लगाने का ही कोशिश कर रहा है। ममता बोल रही है। अरे ममता जी का यहाँ क्या है? ममता जी के बोलने से क्या होगा? यहाँ लालू प्रसाद यादव का चलवे नहीं करेगा तो ममता जी का क्या चलेगा? बंगाल के मामले पे आगे निकल जाए मैम, आगे निकल जाइए शोभा जी। बंगाल के मामले पे राष्ट्रपति ने भी चिंता जताई है। थोड़ा सा नीचे शादी होगी। सबसे पहले पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दूसरी बार मुझे सौंपी गई है। इसके लिए मैं पार्टी के तमाम साथियों का, तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 सालों में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से निभाने का काम करूंगा। ये पार्टी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, उनके सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुनः मुझे जिम्मेदारी मिलना मेरे लिए जहां एक तरफ ये हर्ष और गर्व की बात है, तो वहीं ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। और इस जिम्मेदारी को अगले 5 सालों में
पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। बंगाल की घटना है, राष्ट्रपति मुर्मू ने भी चिंता जताई है, कहा है कि बेटों के साथ ऐसा नहीं। नहीं, बिल्कुल ये चिंता का विषय है। और देखिए जिस तरीके से जितनी घिनौनी ये घटना है, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये मानसिकता दर्शाता है कि किस मानसिकता से ग्रस्त वो व्यक्ति था जिसने इस तरीके से, इस बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया। ऐसे लोगों का सभ्य समाज में कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी देश की राष्ट्रपति मां महिम तक जब खुद ऐसी घटना के ऊपर चिंता व्यक्त करती हैं तो ऐसे में उन सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जिन सरकारों में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि भाई जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ था, जिसकी वजह से उसे इजी एक्सेस था सरकारी डिपार्टमेंट्स में आने जाने का। अगर ऐसी व्यवस्था अगर आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं और सरकार का संरक्षण ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है तो ये चिंता की बात है। आज की तारीख में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए अलग अलग योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, कुछ समय पूर्व तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए पुलिस तक जैसी व्यवस्था में उनको शामिल करने जैसी योजनाएं बनाई थी। ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टी बिना वेरिफिकेशन के अपने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाती हैं, ये भी चिंता का विषय है। ऐसे में जिस घटना को अंजाम बंगाल में दिया गया वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कैडर एक सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनने की सोच के साथ ही वो आगे आ रहा था, जो पूरी तरीके से आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टियों को ये भी सोचना चाहिए कि भाई जब आप उनको सरकारी व्यवस्था का आप हिस्सा बना रहे हैं तो क्या उससे पहले उनका पूरा वेरिफिकेशन किया गया है, और अगर नहीं किया गया तभी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। सभी से हम वोट लेते हैं, हर जाति धर्म से अगर हम वोट लेते हैं तो उसी तरीके से सभी जाति धर्म को हम टिकट देने का काम करते हैं। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं करते हैं। हो सकता है तो हम एक रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन हम दूसरे के लिए हम चयन करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि कैसे चुनाव जीतना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि घर परिवार के लोग चुनाव जीतकर विधायक, सांसद, मंत्री बने। मेरा मकसद है कि पार्टी कैसे मजबूत हो और जो व्यक्ति चुनाव जीत सकता है उसके ऊपर हम दांव खेलते हैं। आपने लोकसभा में देखा होगा 3 सीट मिला मुझे, जहां पे हमें जो उचित लगा, जिनकी तैयारी था उनको हमने चुनाव लड़ाया। जरूरी नहीं था कि मुकेश सहनी या उनके भाई वहां पे जाकर चुनाव लड़े। तो आने वाले समय में भी ये पॉलिटिकल पार्टी है। निश्चित तौर पे हमारा बेस वोट निषाद समाज है, लेकिन जो पार्टी में मजबूती से काम करेंगे, जिनका क्षेत्र में अपना पहचान होगा, ताकत होगा, जो चुनाव जीत सकते हैं, उनके ऊपर हम दांव लगाएंगे हमेशा। इसलिए मजबूती से पार्टी में आप लोग आज हर जाति धर्म के लोग पार्टी में मजबूती से जुड़ रहे हैं, और जब आप जुड़ रहे हैं तो हम मौका तब देंगे जब आप मौका लेने लायक रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप पार्टी में आ गए और आपको टिकट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, पार्टी में हम टिकट आपको देंगे तब जब आप चुनाव जीतने लायक रहेंगे। तो इसलिए आप तमाम हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं तो आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। जैसे मैं गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर में जाके अपने आप को साबित किया कि मैं बेहतर कर सकता हूं, तब जाके वहां पे एक बड़े कंपनी का निर्माण करके वहां पे हजारों लोगों को काम करा के एक बेहतर बिजनेसमैन मैं वहां बना। उसके बाद मैं बिहार आया तो संघर्ष करके मैंने पूरे बिहार को दिखाया कि मैं पूरे बिहार का नेतृत्व कर सकता हूं, और उसके बाद आज इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं।
कोई आपको राजनीति में आगे नहीं लाएगा। अगर कोई आगे लाएगा तो सिर्फ आपके परिवार के लोग, आपके माता पिता आपको आगे लाने का कोशिश हमेशा हर संभव करेगा। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको आगे नहीं लाएगा। अगर आप में दम होगा तो निश्चित तौर पर वो मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। तो आज राजनीति में आप देख रहे हैं, सिर्फ काम ही मायने नहीं रखता, ईमानदारी भी मायने रखता है। तो इसलिए ईमानदारी के साथ पार्टी से आप लोग जुड़ रहे हैं, मजबूती से पार्टी के लिए काम कीजिए और आप में क्षमता होगा तो जरूर आपको हम मौका देंगे। आपने देखा ना, पिछले चुनाव में हम भले चुनाव नहीं लड़े, लेकिन हम अपने पार्टी से एक हम पासवान भाई को हमने चुनाव लड़ाया, एक बनिया समाज से हमने चुनाव लड़ाया, एक हमारे कुशवाहा समाज से हमने चुनाव लड़ाया। अगर इससे पहले 19 में लोकसभा देखते हैं तो 2 निषाद लड़ा, एक बनिया समुदाय से लड़ाया। जब बिहार विधानसभा 2020 का समय आया तो हमें 11 सीट मिला है, तो हम 4 अति पिछड़ा को हमने लड़ाया है, हमने दलित भाई को चुनाव लड़ाया था, हमने ब्राह्मण को चुनाव लड़ाया, हमने राजपूत को हमने चुनाव लड़ाया, हम बनिया समुदाय से चुनाव लड़ाए। यानी कि हर जाति धर्म को हमने, यादव भाई को हमने टिकट दिया, हर जाति धर्म को हमने टिकट देकर जिसको आज़ादी से लेकर अब तक कभी टिकट नहीं मिला था। अति पिछड़ा में लखनलाल पंडित जी को हमने टिकट दिया, कुमार जाति से था, पहली बार हम लोगों ने टिकट देने का काम किया। तो हम लोग मानते हैं कि समाज में जो दबे कुचले हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है, उनको हम लोग आगे लाएं, और वही प्रयास से हम लोग काम करते हैं। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पड़ा है दिल का हाल। मैं खुद एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ। ये ममता ने जिस तरीके से कहा कि अगर बंगाल जलेगा तो बिहार, यूपी, आसाम सभी जलेगा, और मैं क्यों इस्तीफा दूं, प्रधानमंत्री से। अब देखिए, अब जिस हिसाब से हम लोगों ने भी देखा कि पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामान्य बाज़ारों में से छीना झपटी सब कर रही है। एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं, और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के लोग हों या और कहीं के लोग हों, किसी अन्य राज्यों के, इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक बात है, हम तो पहले भी कहे हैं, रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं होती हैं। बिहार में लगातार हो रहा है, तो उस पर क्यों चुप्पी लोग साधे हुए हैं? हर जगह इस तरह का माहौल जो है, बीजेपी के लोग पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, जो पूरी तरीके से असफल रहेंगे। वो देखिए, कोई रहना कहाँ चाहता है यहाँ? अच्छे से अच्छे अधिकारी जो हैं यहाँ, वो रहना नहीं चाहते हैं। अभी उनका कार्यकाल बाकी था, और बल्कि स्टेट का डीजीपी जो है कई गुना सीआईएसएफ के डीजीपी से ताकतवर होता है। तो कोई भी बाई चॉइस अगर किसी व्यक्ति को अगर डीजीपी अगर बनना हो, तो वो प्रेफर करता है कि भाई स्टेट का डीजीपी बने। तो आप समझ रहे हैं कि पहले भी वो सेंटर में थे, वो आए, उनको काम करना था, लॉ एंड ऑर्डर चीज़ें देखनी थी। लेकिन यहाँ जो माहौल है पूरे बिहार में, जो आईएएस हैं, वो भी कुछ लोग वो दबा करके रखना चाहते हैं आईपीएस लोगों को। और यहाँ नीतीश कुमार जी के राज्य में पूरी तरीके से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग आईपीएस की होती है या आईएएस की होती है, वो नीलाम किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा नीलामी में भागीदार होगा, उसी को अच्छी पोस्टिंग नीतीश कुमार जी के राज्य में मिलती है। पूरी तरीके से खुला नीलामी होता है यहाँ, ये सब जानते हैं। इसलिए जो अच्छे अधिकारी हैं वो रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ एक माहौल ऐसा बना दिया गया है, जो फेयर काम करता है उस पर दबाव डाला जाता है कि उनके हिसाब से काम। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कोई अच्छा अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बलात्कारी का समर्थन करती हैं। अब एक बार हो गया ना भाई, कोई भी बलात्कार करने वाला, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जाके मार्केट में तोड़फोड़ करिएगा क्या? उसका साथ आप दे रहे हैं? जो बाजार में जितनी डकैती की जा रही है खुलेआम, तो आप उन लोगों के साथ खड़े हैं क्या? आपकी यात्रा कब शुरू हुई है सर? आपकी यात्रा कब 2 दिवस के दौरे पर बिहार आ रहे हैं। आना चाहिए ना, सब लोगों को आना चाहिए।
बिहार हमेशा से लिए उनके लिए चैलेंजिंग रहा है, तो बिहार तो आना ही चाहिए उन लोगों को। आज तक हमेशा जो है अपने बल पर सरकार नहीं बना पाए। अभी भी आप देखिएगा, इतना अपने आप को ताकतवर लोग समझता है। हालांकि इस बार लोकसभा में तो टाइटाई फिश हो ही गया इन लोगों का। 400 पार कर रहे थे अपने भाजपा वाले लोग, क्या स्थिति हुई सब लोगों ने देख लिया। तो अभी भी तो पिछलगू तो बने ही हुए हैं ना भाई। चलिए।